हेलो बच्चों, कैसे हो आप? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम सेंट्रल मास स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारे पास है द्रव्यमान केंद्र, ये पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है और इस पर अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल लेते हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो मैं बात बता दूँ आपको, द्रव्यमान केंद्र होता है क्या, सेंट्रोमास होता है क्या। सेंट्रोमास वो पॉइंट होता है, सेंट्रोमास वो पॉइंट होता है जिस पर बॉडी का सारा भार केंद्रित होता है। ठीक, यानी कि अपन ये बोल सकते हैं द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ बॉडी इज कंसेंट्रेटेड। ठीक, यानी कि पिंड का यानी बॉडी का पिंड का पूरा भार जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रोमास। क्या कहते हैं? सेंट्रोमास। ठीक, तो बात समझ में आई कि भाई सेंट्रोमास क्या होता है कि कोई भी बॉडी हमारे पास है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं डिस्क की बात करते हैं, डिस्क मान लिया, ठीक है, तो इसका सेंट्रोमास क्या होगा? सेंटर पे होगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर सेंट्रोमास का होगा? सेंटर पे होगा। यानी कि कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी अगर है तो उसका डेफिनेट सेंट्रोमास का होगा? सेंटर में ही होगा। लेकिन अगर जरूरी नहीं है यहाँ पर कि जहाँ सेंट्रोमास हो वहाँ पर मास प्रेजेंट हो ही से। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं रिंग की बात करते हैं, रिंग है हमारे पास, रिंग है, रिंग का सेंट्रोमास सेंटर पर होता है लेकिन वहाँ पर मास प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पर सेंट्रोमास हो वहाँ पर मास हो। इसी जैसे रिंग के केस में देख लिया आपने कि यहाँ पर सेंट्रोमास तो है लेकिन सेंट्रोमास तो है लेकिन सेंट्रोमास पर मास प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आई क्या बच्चों? क्लियर हुआ क्या? क्लियर है? अब देखो बच्चों क्या है, ये भी जरूरी नहीं है कि सेंट्रोमास बॉडी के अंदर ही हो, ये भी जरूरी नहीं है कि सेंट्रोमास का बॉडी के अंदर ही हो। जैसे मान लीजिए मैंने लाइट रोड्स ली, 2 लाइट रोड्स ली LH, इनकी लेंथ कितनी L है, मास कितना है इनका M है, और पूछा जाए कि इसका सेंट्रोमास क्या होगा, तो सेंट्रोमास क्या होगा? बाहर यानी आउटसाइड। ये भी पॉसिबल है किसी बॉडी का सेंट्रोमास उसके बाहर हो। जैसे एल शेप की जो हमारे पास में 2 रोड है, जैसे एक ये रोड है और एक ये रोड है, इसको अगर मान लीजिए हम क्या कर लें, ऐसे ले लें, तो इसका सेंट्रोमास कहाँ होगा? बिल्कुल इधर सेंटर पर होगा। चलिए ऐसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं कि एक हैवी बॉडी है और एक क्या हमारे पास लाइट बॉडी है, और इन दोनों को एक रोड से कनेक्ट कर दिया, तो सेंट्रोमास कहाँ होगा? सेंट्रोमास उधर शिफ्ट हो जाता है, इधर मास ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए M1 है और मास क्या है? M2 है, तो M1 वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगा? ठीक, तो सेंट्रोमास अगर सेंट्रोमास हमेशा उस बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिधर मास ज़्यादा होता है। जैसे M1 का मास क्या है? M2 से बहुत ज़्यादा है, तो सेंट्रोमास क्या रहेगा? उधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों बॉडी का मास सेम होता तो फिर सेंट्रोमास कहाँ होता? मिडिल में होता है। कहाँ पर होता? मिडिल में होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये दोनों का मास क्या है? सेम, ये भी M है और ये भी क्या है? M है, तो सेंट्रोमास कहाँ होता? मिडिल में होता है। बात क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए कि तो हमारे पास में क्या सेंट्रोमास की बात करी अपन ने। अब हम बात करते हैं किसकी? देखिए बात करते हैं सेंट्रोमास फाइंड करने का फॉर्मूला। सेंट्रोमास फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? RCM हम लेंगे M1R1 प्लस M2R2 प्लस MNRN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, और ये है हमारे पास में सेंट्रोमास फाइंड करने का पोजीशन जो वेक्टर है वो है। यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में सेंट्रोमास का पोजीशन वेक्टर है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में इसको अगर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना चाहें एक्सियम, तो हमारे पास क्या जाएगा? M1 x1 प्लस M2 x2, ठीक, और प्लस M3 x3, ऐसे चलता रहेगा Mn xn और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस, और ये क्लियर? ऐसे वाई सेम के लिए लिख सकते हैं, जेड सेम के लिए लिख सकते हैं।
क्लियर है बच्चों? यहाँ पर y आ जाएगा तो यहाँ पर भी y हो जाएगा, और अगर यहाँ z आया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ZCM M1 Z1 M2 Z2 M3 Z3 MN और Z क्लियर? समझ में आ रहा है? अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, रेडी है आप लोग? नोट कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? ये एक डिस्क है, क्वेश्चन है, ये डिस्क है हमारे पास। डिस्क क्या मान लिया अपने इसको? डिस्क। ठीक है, और ये डिस्क है हमारे पास, और इसका रेडियस क्या है? r। क्या है बच्चों? हमने मान लिया कि एक डिस्क है, ये डिस्क है, ये क्या है हमारे पास? डिस्क है, पूरा भरा हुआ है, इस तरह से डिस्क मान लिया हमने इसको। ये डिस्क है, इसमें मटेरियल भरा हुआ है, पूरा अच्छे से मटेरियल भरा हुआ है, ये मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल भरा हुआ। मान लेते हैं इसका मास कितना है बच्चों? इसका मास मान लेते हैं अपन कितना? कैपिटल है, इसका मास मान लिया, और रेडियस क्या है? r। ठीक, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है अभी क्या होगा? सेंटर पे होगा, सेंटर मास क्या होगा? सेंटर पे होगा। ठीक है, क्लियर है? हमसे पूछा गया फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन a disk of radius r/2 is cut, is removed along positive x-axis। अगर हम यहाँ से पॉजिटिव x-axis, क्वेश्चन समझ में आएगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव x-axis है, इसके अलोंग अगर हम यहाँ से r/2 रेडियस एक डिस्क को काट दें, यहाँ से इसको हटा दें, यहाँ से हटा, ठीक है, तब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, किधर शिफ्ट होगा, कितना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जब इसको कट नहीं किया तब तक तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? सेंटर पे। कहाँ पर है बच्चों? सेंटर पे। अब इसको हमने क्या कट कर दिया? ये लोग कट कर दिया, ये लोग r/2 रेडियस की हमने क्या कट कर दिया, हटा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? आई बोलो समझ में आ रहा है? नालायक को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, अब अगर इसका अपन देखें, इसका जो डिस्क हमने हटाई, ठीक है, उसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा? r/2 0 पर। इसका होगा r/2 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेडियस कितनी है इसकी? r है। रेडियस कितनी बच्चों? इसकी जो बड़ी डिस्क है उसका रेडियस कितना है? r। छोटी वाली का रेडियस कितना है जिसको हमने रिमूव किया है? वो है r/2। ठीक, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास डेफिनेट है -x डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सेंटर ऑफ मास -x डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, लेकिन कितना होगा ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? नोट कर लिया? एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल r/2 इज रिमूव्ड अलोंग द पॉजिटिव x-axis। क्लियर है? चलिए अब हम क्वेश्चन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को रिमूव कर दिया क्योंकि हमें क्या करना है, हमें स्पेस चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए हमने ये बिल्कुल बहुत हल कर दिया। सपोज करते हैं लेट कैपिटल M इज मास ऑफ कैपिटल M इज मास ऑफ disk of radius कैपिटल R। देन मास इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये इसका अपन निकाल लिया, डेंसिटी क्या शुरू कर लिया हमने? डेंसिटी। अब आप जानते हो कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू थिकनेस। डिस्क है तो उसका कुछ थिकनेस तो होगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा? और रेडियस अगर उसकी r है तो एरिया क्या हुआ? πr²। ये थिकनेस थी और ये क्या हुआ? तो हमारे पास ये मास है। क्या है बच्चों? मास। अब हम ये देखिए तो किसका है?
पूरी डिस्क है। अब इसमें से अगर मान लीजिए जो हमने रिमूव किया मास ऑफ रिमूव जो भी हमने रिमूव डिस्क की उसका मास का निकालना चाहते हैं। सपोज क्या वो कितना है m डेस, कितना है बच्चों m डेस, अरे कितना है m डेस, ये m डेस मैंने मान लिया। तो m डेस क्या होगा, फॉर्मूला वही लगेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मटेरियल वही है तो डेंसिटी चेंज होगी, एरिया इनटू थिकनेस इनटू लो। अब एरिया क्या होगा हमारे पास, एरिया की अगर बात करते हैं तो पाई r/2 होल स्क्वायर। रेडियस क्या रखेंगे अपन, r की जगह क्या जाएगा r/2 हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास थिकनेस और ये रही हमारे पास डेंसिटी। तो देखो बच्चों इसको अगर ओपन करते हैं पाई r² इनटू d इनटू रो, तो देखो ये क्या जाएगा हमारे पास। अगर उसको देखें अपन यहाँ से एरिया को अगर हम देखें पाई r/2, भाई क्या होगा हमारे पास होल स्क्वायर सही तरीके से लगाना पड़ेगा। r की जगह क्या लिखा है अपन ने r/2 लिखा है ओनली, तो पाई टू स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको गलती से लिख दिया था। अब ये हो गया हमारे पास पाई r²/4 और ये d और ये क्या होगा छोड़ो। तो अगर अपन इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं तो इक्वेशन में फर्स्ट है, इससे देखिए तो पाई r² की वैल्यू क्या है m, क्या है m। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं m/4, क्या लिख सकते हैं बच्चों m/4। यहाँ पर भी हमने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट से ये m की वैल्यू किसके इक्वल है, पाई r² और रो के इक्वल है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये हमारे पास जो डिस्क हमने हटाई उसका मास आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें तो पता चल गया सिमेट्रिकल से क्या पता चला कि आपने पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग अगर डिस्क को रिमूव किया है तो डेफिनेटली जो सेंटर ऑफ मास है वो -x डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो हम क्या करते हैं x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x ये हम लगा देते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिटैचमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, डिटैचमेंट। यहाँ प्लस क्या लेंगे माइनस, क्या लेंगे यहाँ पर माइनस, ठीक। अब देखो x1 क्या है, समझे x1 क्या है हमारे पास, यहाँ कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो दो पॉइंट हमारे पास में, एक तो है ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या है 0, ठीक है। इसका ओरिजिन इस वाले का और इसका ओरिजिन क्या है ओडेस, दूसरा है ओडेस, इसमें क्या है r/2 और 0, ठीक। तो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये तो x1 ये y1 और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ हमारे पास x2 ये क्या हुआ y2, ठीक। तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू हुई हमारे पास में कितनी 0 और x2 कितना हुआ हमारे पास r/2 हुआ कि नहीं हुआ। m1 क्या हुआ हमारे पास, m1 की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पर m और m2 की वैल्यू क्या पुट करें m/4, सही है, क्लियर है, समझ आ रहा है। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो दूसरा वैल्यू की अपन ने वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास क्या आएगा बच्चों m into 0, m1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया m into 0 माइनस m2 कितना है हमारे पास m/4 into x2 कितना है बच्चों r/2 डिवाइडेड बाय m माइनस m/4 और ये आ गया हमारे पास बच्चा। इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये आएगा -8 डिवाइडेड बाय 3m/4। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, m से m कैंसिल कर दो और ये आएगा 8 भी कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आएगा -r/6, कितना आएगा बच्चों -r/6, यानी कि कितना शिफ्ट हो जाएगा -r/6 टाइम्स, यानी कि इतना शिफ्ट हो जाएगा -r/6 किधर इस साइड शिफ्ट हो। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक ऐसा करते हैं, एक मिनट और लेते हैं। ये समझ में आया, यहाँ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आया समझ में, ये डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट है, किसका है डिटैचमेंट का, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन और